हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और अब क्लच का अनुप्रयोग जो पढ़ा रहा हूं, और ये आपका चैप्टर 6 है। और चैप्टर 6 में एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और जैसे एक टाइप का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद जो टाइप हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लिया करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक कण वक्र कितना 6y = x³ + 2 के अनुदिश गति करता है। वक्र पर वही बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक से 8 गुना अधिक परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से एक बार समझ जाएंगे, उसे आसानी से हल भी कर लेंगे। y निर्देशांक x निर्देशांक से 8 गुना अधिक परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब हम y बराबर 8x कर सकते हैं, क्योंकि y जो है x से 8 गुना परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं स्टूडेंट हल। क्या क्या दे के रखा है, तो पहले दे के रखा है कितना 6y = कितना दिया है x³ + 2। ठीक है, गति कर रहा है। अब इसमें अपन को क्या करना है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन पहले क्या करते हैं कि 6 को पक्षांतर कर देते हैं। तो y = कितना आ जाएगा 1/6 x³ प्लस इतना हो जाएगा स्टूडेंट 2/6। इसको जब अपन डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1/6 x³ ही आएगा, और ये डिवाइड होकर 1/3 आ जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट वक्र के बिंदु ज्ञात करना है। यहाँ पर थोड़ा सा x और y वैल्यू पुट करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन कठिन है नहीं। पहले अपन क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन x के सापेक्ष। तो कितना हो जाएगा dy/dx, dy/dx स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1/6 x³ + 1/3। यहाँ पर 1/6 कॉमन है तो आ जाएगा, और x³ का अवकलन 3x², और इसका 0 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, मतलब x²/2। ये किसका मान हो चुका है मेरे भाई, dy/dx का मान आ गया। dy/dx का मान कितना आया x²/2। इतना क्लियर है। अब इसके आगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या निकालना है आपको, तो पहले समझिएगा y निर्देशांक में जो परिवर्तन है x निर्देशांक से 8 गुना ज़्यादा है। मतलब प्रश्न में ही दिया है, ध्यान दीजिएगा कि जो y है मतलब dy/dx है, वो x के सापेक्ष y कितना गुना, तो 8 गुना बदल रहा है। इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 2 दे सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से करें, समीकरण 1 व 2 से देखिए, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट x²/2 = 8। तो यहाँ पर मैं कह दूँ x² = 16, x² = 16। और फिर यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा x = ±4। ये x का मान आ चुका है, हमको निर्देशांक निकालना है। तो x का मान आ गया, अब y का मान निकालना है, तो अपन जो भी देके रखा है इक्वेशन उस पर रख देते हैं, तो y का मान आ जाएगा। तो इसको रख दीजिए इक्वेशन में। कितना इक्वेशन आपके पास यहाँ पर देखिए, x का मान है +-4, तो यहाँ पर आपके पास y बराबर है 1/6 x³ + 1/3, इतना है ना। इस पे रख देंगे तो आपका जो y का मान आ जाएगा। तो एक बार प्लस रख देते हैं, एक बार माइनस रख देंगे। तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ स्टूडेंट, जब x बराबर कितना हो +4 हो, तो y = कितना हो जाएगा 1/6 4³ + 1/3। 4 का 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगा, और 64/3 हो जाएगा 1/3 हो गया। ठीक है, अभी क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होता। देखिएगा 64 एक 65 हो जाएगा, तो y बराबर 65/3 हो जाएगा। 3 से कटता है क्या, तो ये 3 से कटने की चांस नहीं है। यहाँ पर देख सकते, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, और थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पे। ये 6 है ना, तो यहाँ पे 6 होता, और यहाँ पर स्टूडेंट यदि एलसीएम लेते तो 6 आता। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 64 65 66। अच्छा, ये हो गया 66, ठीक है ना, 66/6 हो गया। अब इसको यदि अपन डिवाइड कर दें किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई, और यहाँ पर 2 तिहाई, ये हो गया 33/3। फिर यदि ये 3 से काट दें तो 11 तिहाई 33,
है ना। थोड़ा सा देखिएगा, प्लस माइनस में यदि गड़बड़ होता है तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये y का मान आ गया 11, मतलब हमने जब प्लस x रखा तो y का मान 11 आ गया। अब हम यहाँ पर रख देते हैं कि जब x बराबर कितना रख दें -4, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y बराबर 1/6 -4 की पावर 3 और प्लस 1 कितना है 3 है। देखिएगा ये आ जाएगा -64/6 प्लस 1/3। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इधर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा एलसीएम 6, एलसीएम दोनों का 6 ही आएगा, -64 रहेगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो +2 इक्वल आ जाएगा -62/3। यदि इसको डिवाइड करोगे तो -31/2 से करेंगे 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका, जब हमने x का मान +4 रखा तो y का मान आ गया 11 और जब हमने x का मान -4 रखा तो y का मान आ गया -31/3। अभी आपके पास अभीष्ट बिंदु आ चुके हैं, ध्यान, बस एक लाइन और लिख देना है। तो अभीष्ट बिंदु कितना है स्टूडेंट, अभीष्ट बिंदु पहला आपका आया था जब हमने रखा था 4 तो आपका आया 11, वह जब हमने रखा -4 तो माइनस कितना है 31/3, ये माइनस, ठीक है ना, होगा, ये आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा सा डिस्टर्ब था और बाकी ये बिल्कुल ईजी है। निर्देशांक निकालना था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे पिछले वीडियो में तो वहाँ थोड़ा सा इजी क्वेश्चन थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो टफ होता जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है ना, घट रही है, ध्यान दीजिएगा, और चौड़ाई y जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x का मान 10 हो, मतलब लंबाई 10 हो और y का मान 6 हो, तब आयत का परिमाप निकालना है और आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। परिमाप आयत का क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे भाइयों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। जो फार्मूला बताते चलता हूं, भले आप लोगों से ना बने लेकिन प्लीज लिख लेना, क्योंकि यार आपसे नहीं बनता होगा, लिख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे चलकर। तो देख सकते हैं आयत का यहाँ पर परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई था परिमाप, लेकिन यदि क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपल। चलिए तो पहले जो भी घट रहा है या बढ़ रहा है उसको अपन लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी घटेगा, जैसे x घट रहा है मतलब लंबाई घट रहा है, तो dx/dt ये माइनस में होगा -3, क्यों, क्योंकि ये घट रहा है, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। समय के साथ लंबाई में कमी आ रही है। इसके बाद स्टूडेंट चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो अपन यहां पर कर देते हैं dy/dt, है ना। तो ये प्लस में होगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है, जब बढ़ता है स्टूडेंट तो प्लस में होता है, घटता है तो माइनस में होता है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यदि आयत का परिमाप मैं कहूं आपसे कि आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, मतलब इसको मैं p के बराबर मान के चलता हूं। अब मैं इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो dp/d, वैसे t के सापेक्ष अवकलन करते हैं समय के साथ, तब तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हो जाएगा दो कांस्टेंट है d/dt x धन y, इसको आगे अंदर कर दीजिए तो 2 इंटू dx/dt हो जाएगा प्लस dy/dt हो जाएगा। इतना हो गया कंप्लीट स्टूडेंट। अब इस पर अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो dx/dt -3 है, dy/dt कितना है +2 है ना। तो यहाँ पर 2 गुणे -1 आ जाएगा, यानी जो आपके पास dp/dt आया, यानी परिमाप में जो परिवर्तन की दर है समय के साथ वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट है। ये आपका पहला क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर जो पहला रूप क्वेश्चन पूछा गया था परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो परिमाप के परिवर्तन की दर निकल आई। अब आपको निकालना है स्टूडेंट क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। दूसरा कंडीशन है आपका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत का कितना होता है स्टूडेंट, a बराबर x बाई यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, x के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dA/dt हो जाएगा, तो d/dt हो जाएगा x बाई। जब भी मल्टीप्लाई में होता है स्टूडेंट तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। वैल्यू पुट कर दो,
लंबाई दे के रखा है 10 सेंटीमीटर, डी वाई अपॉन डी टी मतलब यहाँ पे चौड़ाई में वृद्धि 2 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर स्टूडेंट बाई का मान दे के रखा है 6 सेंटीमीटर, और फिर जो आपका लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही है, तो -3 आया है। तो 10 दूनी 20 और 6 18, यहाँ पर आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या आया स्टूडेंट? तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी आयत का परिमाप है और क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपको फाइंड करना था। तो आशा करता हूं कि इसको आप लोग फाइंड कर लेंगे। फार्मूला क्लियर कर लिया करो, प्लीज लिख लिया करो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। आखिरी क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंदी है। एक आदमी जो 2 मीटर ऊंचा है, आदमी की लंबाई 2 मीटर, ठीक, एक 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से 5 किलोमीटर पर घंटे की समान की दर से हट रहा है। वह दर ज्ञात कीजिए जिससे बिजली की खंभे की छाया बढ़ती है। देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करते हैं। एक आदमी जो 2 मीटर ऊंचा है, पहले अपन एक आदमी की ऊंचाई बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये आदमी यहाँ पे कितना मीटर ऊंचा है? 2 मीटर ऊंचा है। फिर आगे क्या कहता है? खंभे, यहाँ पर एक खंभा है, यहाँ पर एक खंभा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? मान के चलता हूँ खंभे की ऊंचाई स्टूडेंट 2 मीटर पर ऊंचा है, 6 मीटर है खंभे की ऊंचाई, ठीक है। तो 6 मीटर हो गया खंभे की ऊंचाई। अब इसको यदि मैं आगे यहाँ पे ऐसा मिलाऊं तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसको आगे बढ़ा दूं तो ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक ए बी दे देता हूँ और यहाँ पे सी डी दे देता हूँ। फिर आगे मान के चलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मान के चलता हूँ x, और यहाँ से यहाँ तक की चलता हूँ मान के y, और इसको मान लेता हूँ e। अब देखिए जो भी मैंने डायग्राम बनाया उसी के आधार पर यहाँ पर लिखा है कि माना ए बी 6 मीटर ऊंची बिजली का खंभा है, ये देख सकते हैं। सी डी किसी क्षण टी पर आदमी की स्थित है, ये आदमी की स्थित है जो बिजली के खंभे से x दूरी पर है, और माना सी की लंबाई यहाँ से y है। देखिए जो डायग्राम बनाया वही माना चीज लिखा हुआ, कुछ भी कठिन नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है कि व्यक्ति आगे की ओर जा रहा है, मतलब ये x में परिवर्तन होगा, आगे की ओर जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखे रखा है स्टूडेंट dx अपॉन dt, dx अपॉन dt देके रखा है 5 किलोमीटर पर आवर यानी घंटा, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये व्यक्ति आगे की ओर जा रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है कि दो समरूप त्रिभुज हैं और समरूपता का नियम क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ समरूप त्रिभुज किस किस में? त्रिभुज ए और VE, ABE व आपके पास CDE में। ध्यान दीजिएगा संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर यदि एक भुजा का AB लेता हूँ तो दूसरे भुजा का CD ले लूंगा, ये लंब ये लंब, ठीक है। और फिर लूंगा स्टूडेंट नीचे का लेना है, आधार फंसाना है, तो AE बटे हो जाएगा CE। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। चलो मान रख दो, 6/2 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा AE का मान x धन y हो जाएगा और नीचे का हो जाएगा y। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो तो 6y बराबर इधर 2x धन 2y। अब स्टूडेंट इसको आकर यहाँ पर घटा दो तो कितना हो जाएगा? 2y में 2y आकर प्लस है तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6y में घट जाएगा तो 4y हो जाएगा। तो आपके पास 4y बराबर कितना हो गया? 2x। और 2 का भाग दे दूं, y बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर y का पक्षांतर 4 का पक्षांतर कर दूं तो 2x/4, तो 1/2x हो गया। कितना हो गया? इतना तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dt हो जाएगा और d/dt हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। जो भी कांस्टेंट उससे बाहर ले लो और dx/dt हो गया। और इसका मान देके रखा है 5, मैंने स्टार्टिंग में बताया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रख दो भैया, तो 1/2 गुणे 5 यानी 5/2। अब पूछा क्या था भाई? खंबे की छाया किस दर से बढ़ रही है? तो y तो ही छाया है, तो dy/dt कितना है आपके पास? 5/2 यानी किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यानी खंबे की जो छाया है वो किस दर से बढ़ रही है? 5/2 किलोमीटर, मतलब 2.5 घंटे प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर
1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चलता है, सॉरी 5/2 का मतलब होता है 2.5 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर बढ़ रही है क्या, खंभे की छाया। तो इस प्रकार से dy/dt अपन ने फाइंड कर लिया जो भी पूछा था। और आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाऊ हैं, क्योंकि स्टूडेंट मैं थोड़ा सा पहले इजी समझाया आपको और आज के इस वीडियो में थोड़ा सा आपके लिए टफ क्वेश्चन लाया। और आगे अब इसके बाद जो अवकलन का अनुप्रयोग है, तो जितने भी सिस्टमेटिक ढंग से जो पेपर में आ सकने की संभावनाएं हैं उस टाइप के क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तीसरा क्वेश्चन है, एक सीढ़ी जो 5 मीटर लंबी है, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है, एक दीवार से झुकी है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से दूर धरातल के सहारे 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। अब सीढ़ी का निचला जो दीवार से 4 मीटर दूरी पर है, तब किस दर से दीवार की ऊंचाई घट रही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक सीढ़ी की। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ इस प्रकार से एक टेढ़ा सीढ़ी रहता है, किसी दीवार पर टिका हुआ है, और इस दीवार की जो आप लंबाई मान रहे हैं कितना है, 22 है। और भूमि से यहाँ पर जो दीवार है, भूमि पर कोई बिंदु P है जहाँ से सीढ़ी लगी हुई है, इसकी जो डिस्टेंस है x है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ O, यहाँ पर मान लेता हूँ B और यहाँ पर मान लेता हूँ A। और जो स्टूडेंट यहाँ पे जो सीढ़ी की लंबाई है वो 5 मीटर है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये कि समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। समकोण त्रिभुज से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको मैं कह दूं कि जो ये आपका 5 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी है वो दीवार से लगा हुआ है, तब आपका एक भुजा यदि इसको लंब मानता हूँ तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो सीधा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दे के रखा है कि जो भी दे के रखा है त्रिभुज, जैसे अपन यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज AOB में डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, कर्ण का वर्ग है ना, यानी 5 का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है। ऐसा होता है ना कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। ठीक, तो यहाँ पर x² + y² बराबर 25 हो गया। इसी के आधार पर अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में, तो d/dt हो जाएगा। थोड़ा हिंदी नहीं लिख रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dt हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25। देखिए x² का जो अवकलन होगा 2x होगा, है ना, x² का अवकलन 2x हो जाएगा, लेकिन t के सापेक्ष तो dx/dt हो जाएगा। फिर y² का जो अवकलन होगा 2y हो जाएगा, फिर dy/dt हो जाएगा। और इस इधर स्टूडेंट जो आपका y 25 है, 25 का अवकलन हो जाएगा 0। इतना क्लियर। अब 2 इसमें भी 2 इसमें भी है और इधर तो 0 है, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, तो x dx/dt हो गया प्लस y dy/dt हो गया स्टूडेंट, इक्वल हो गया 0। और इसको आप समीकरण 2 दे दो और यहाँ पर जो आया था इसको समीकरण 1 दे दो। शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आगे समझें। निचला सिरा दीवार से दूर धरातल के सहारे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। मतलब जो निचला सिरा है x है वो समय के साथ बढ़ रहा है। मतलब स्टूडेंट यहाँ पर दिया है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, दिया है डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है ना, कि जो dx/dt यानी x जो परिवर्तन हो रहा है किस हिसाब से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। और क्वेश्चन क्या देके रखा, dy/dt, तो dy/dt नहीं दिया है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रखते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रख दो, कितना हो जाएगा, x dx/dt का मान कितना है 2 धन y dy/dt हो गया बराबर 0। देखिए मेरे भाइयों यहाँ पर 2x हो जाएगा और ये प्लस है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो y dy/dt बराबर कितना हो जाएगा, -2x। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dt कितना हो जाएगा, -2x/y हो गया। ये हो गया आपका, इसको आप दे दें समीकरण 3। समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया, 2 तक था, समीकरण 3 हो गया। हमको निकालना क्या है, दीवार किस दर से घट रही है, मतलब dy/dt निकालना है। इसके लिए हमको अभी x और y का मान होना चाहिए। x और y का मान यदि मिल जाए स्टूडेंट तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं।
तो अब इसके आगे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पे दे के रखा, थोड़ा सा यहाँ पर मेंटेन करना आपको कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर है। देखिएगा, मतलब यहाँ पर दे के रखा है x बराबर 4, तो ये मैं कहता हूँ कि x बराबर 4, कितना, x बराबर 4 मीटर। तब जो आपका x का मान था यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रख दो 4 का वर्ग धन y स्क्वायर बराबर 25, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 चौको 16, 25 में घट जाएगा 9 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा, आसानी से आप निकाल सकते हो, y बराबर 3 मीटर। अब आपके पास x का मान भी हो गया और y का मान हो गया। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, dy/dt हो गया। फिर स्टूडेंट कितना है, माइनस है 2, x का मान 4 और y का मान 3, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी -8/3। ये हो गया dy/dt का मान। और यही निकालना था कि दीवार पर जो सीढ़ी की ऊंचाई है किस हिसाब से घट रही है, तो 8/3 मीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। अब देखो, जो क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल्स के हैं और जो पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को उठा रहा हूं। अब एग्जाम्पल्स के जितने भी मेरे बुक्स में, जो मैं बुक्स से पढ़ा रहा हूं, उसमें से एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि आ सकता है, और जो भी महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा दूं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन।